नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरीदा। आप देख रहे हैं डेली। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंगलवार को जंक्शन धान मंडी में आयोजित हुई किसान महापंचायत। 2 सितंबर से टाउन के बीएम कॉलेज में आयोजित होगी राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता। 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बार संघ गढ़साना के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह झोरड़ को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अबोहर रोड स्थित गौशाला समिति में 1 सितंबर को होगा हमरियत का आयोजन। अध्यक्ष इंदर इसारिया ने दी जानकारी। बस डिपो आगार में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। एमएसपी कानून बनाने सहित किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर मंगलवार को जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। एमएसपी कानून बनाने सहित किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर मंगलवार को जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष राजाराम मील, महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एफसी के गोदाम बेच रही है। इन गोदामों को बड़ी कंपनियों को लीज पर दिया जा रहा है। किसान के बीच जाते ही पानी की समस्या सामने आती है। बिजली 5-6 घंटे मिल रही है। कुछ जगहों पर नहरी पानी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या फसलों को उनका उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होने वाले आंदोलन एमएसपी की गारंटी के लिए होंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। व्यापारी भी किसानों की कृषि जिन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीद पाए, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए। उसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन दोबारा होने की संभावना नहीं, बल्कि आंदोलन होगा ही। क्षेत्र में बिहार के मजदूर काफी तादाद में है। बिहार में कृषि कानून 17 साल पहले लागू हो गया था। वहाँ तब मंडियां खत्म हो गई थी। वहाँ से मजदूरों के साथ किसान भी पलायन कर रहे हैं। वह अन्यत्र क्षेत्र में जाकर मजदूर बनकर रह गए हैं। यही हालत पूरे देश में होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसान पूर्व में मजदूर बन गए हैं। अब अगर नहीं चाहते तो राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों के किसान भी मजदूर बनने को मजबूर होंगे। इसलिए किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, नौजवान, रेहड़ी पटरी वाले, बेरोजगार सबको आंदोलन में अपनी आहुति देनी चाहिए। उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा प्लेटफॉर्म है। मोर्चा की बैनर तले आकर आंदोलन की तैयारी करें। टिकैत ने सरकार से मांग की है कि किसानों को पूरी विद्युत आपूर्ति दी जाए, नहर के रुके हुए प्रोजेक्टों को पूरा किया जाए, फसल की एमएसपी पर खरीद की जाए। इन मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए समय मांगा जा रहा है। महापंचायत को किसान नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा, बहादुर सिंह चौहान आदि ने भी संबोधित किया। लेकिन उसके बाद में मिलता कुछ नहीं, खर्चा करके खिला दे। माँ बाप घर पे बैठा सोचता है मेरा नौकरी करे, नौकरी मिल जाएगी, अब की बात मिल जाएगी, अब की बात नौकरी जगह बची ही नहीं है, छोड़ी ही नहीं है। इन्होंने हर तरह से बेईमानी करते हैं। जैसे थर्ड ग्रेड के टीचर भर्ती किए, ऊपर की तो मेरिट बन जाएगी, उसमें थर्ड ग्रेड में तो आते हैं वो कोई सेकंड ग्रेड में गया, फर्स्ट ग्रेड में गया, कोई दूसरी नौकरी में गया, कोई बड़ी सर्विस में चला गया। जो पोस्टें खाली हो जाएगी, जैसे 40,000, 50,000, 30,000 की भर्ती आती है, 10,000 सीट खाली रहेगी। खाली जब रहेगी वो टोटल वही लोग बच जाएंगे अनारक्षित के। कि भाई ये गोदाम रिलायंस, अडानी और अंबानी को जो एफसीआई के गोदाम हैं, ये पूरा दिए जा रहे हैं। और ये यहाँ नहीं, पूरे देश भर में। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जो मजदूर है वही इसकी लड़ाई लड़ रहा। ये लड़ाई आम किसानों को भी लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन आम किसान इन मुद्दों पर आ जाएगा, ये फतह हो जाएगी। अभी किसानों को भी इसमें साथ में जोड़ेंगे। किसान का माल ये नहीं कि माल उसने बेच दिया वो फिर कहीं रखा जाए। अगर बड़ी कंपनियों को रखने का स्थान मिल गया तो ये सस्ते में खरीदेंगे। सरकार कीमती बत्ती खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यापारी कीमती बत्ती खरीद देगा, वो जनता को मारेगा। जनता से, किसान से सस्ता खरीद देगा और महंगे में बेचेगा। वो तो बीच में बंदर वाला काम करेगा ना, वो बंटवारा करेगा बीच में, अपना प्रॉफिट लेगा उससे। तो हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं। और सरकारों को भी ये कहा कि जिस तरह से देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार उसके विरोध में है। ये छोटा दुकानदार भी मारा जाएगा। जो छोटा दुकानदार है ये भी खत्म होगा।
तो आप सब लोगों सब आपके साथ में। देखो अलग अलग इशू है। हम यहाँ पर आए तो जो गोदाम है एफसीआई के, ये गोदाम बेचे जा रहे हैं और इनको लीज पे दिया जा रहा बड़ी कंपनियों को। अगर किसान के बीच में जाएंगे तो पानी की समस्या है, बिजली 5-6 घंटे आ रही है, 5 घंटे 4 घंटे वो समस्या है। कुछ जगह नहरी पानी नहीं जा रहा, नहर की खुदाई हो रही वो समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों का दाम नहीं मिलता। अब जो आने वाली लड़ाई होगी देश में, जो आंदोलन होंगे वो होंगे एमएसपी पे। एमएसपी का प्राइस चाहिए, उस पर खरीद चाहिए, उस पर कानून चाहिए। व्यापारी भी एमएसपी से कम पे खरीद ना कर पाए, ये कानून देश में बने, उसी के लिए हम सब पूरे देश भर में जा रहे हैं। संभावना नहीं होगा। और अब के जो ये मजदूर है, ये यहाँ पर आने के मजदूरी करता है तो मजदूर है, ये किसान भी है, अपने अपने स्टेट का ये किसान है। आप इनसे बातचीत करोगे, ये किसान है लेकिन ये बर्बाद हो चुका है वहाँ का। बिहार की हम बात करें तो 17 साल पहले एक कानून वहाँ पर लागू हो गए, मंडियाँ वहाँ की ख़त्म हो गई है और वहाँ से किसान ने पलायन कर दिया और बाहर जाकर वो मजदूर बना। बिहार 15 साल 18 साल पहले बन गया, हमारे वाले और 10 साल बाद में बन जाएंगे यहाँ वाले। तो आंदोलन सबको करना पड़ेगा, किसान, मजदूर, दुकानदार, रेडी पटरी वाले, देश का नौजवान, बेरोजगार, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसके बैनर पे आएं और आंदोलन की तैयारी। हमारी डिमांड उनसे है कि बिजली के रेट आप ठीक करो, बिजली जो कम दे रहे उसको ज़्यादा दो, और जो नहर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको आप पूरा करो। ये डिमांड हमारी बड़ी है। और नौकरियां हैं वे हैं उनको दे। बातचीत नहीं हुई। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी भारत सरकार से कोई बातचीत नहीं, अभी नहीं हुई। हमने राजा राम जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनको कहा है कि आप उनसे टाइम लो और बिजली के इशू पे, नहर के इशू पे, फसल की खरीद ठीक हो उनके इशू पे हम यहाँ की सरकार से बातचीत। अभी 4 दिन का था और उसके बाद टाइम पे आते रहेंगे। 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित होगी। इस संदर्भ में समिति पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित होगी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आयोजित की जा रही प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष सादा सिंह खोसा हैं। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। हनुमानगढ़ में दूसरी बार राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 49 टीमें पंजीयन करवा चुकी हैं। अभी भी करीब 1 दर्जन टीमों का पंजीयन होने की उम्मीद है। प्रतियोगिता में करीब 850 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टाउन क्षेत्र की 10 धर्मशालाओं और 2 होटलों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 50,000 रुपए व तृतीय स्थान हासिल करने वाली टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 2 सितंबर को सुबह 11:15 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार होंगे। अध्यक्षता जैसलमेर विधायक रूपराम धनदेव करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति सचिव विजय कुमार बंसल, दूलीचंद जलंधरा, विकास सिसारिया, हरिकिशन खदरिया, विकास अग्रवाल, श्याम पांडे, श्रीमती नीलम गौड़, श्रीमती संजू गाड़िया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो 2 तारीख से लेके 5 सितंबर तक का है। जो 45वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता है, महिला और पुरुषों की दोनों की ओपन सीनियर, ये यहाँ पर उनकी शिरकत कर रहे हैं। और हमारे जो नेशनल लेवल हैंडबॉल के जो अपने महासचिव हैं तेजराज सिंह जी, वो भी हमारे बीच पधार रहे हैं। उर्मिला जी, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, वो भी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, सभी पत्रकार बंधुओं से हमारी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब हाईलाइट किया जा सके, ताकि जंक्शन टाउन के अलावा भी दूर दराज से जो हमारी मंडियाँ हैं, हमारे गाँव हैं, वो इस प्रोग्राम को देखें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए हमने पूरे टाउन और जंक्शन के जो होटल वगैरह, धर्मशाला वगैरह, वो सारी बुक कराई हुई है। हैंडबॉल प्रतियोगिता जो 45वीं प्रतियोगिता है, वो यहाँ व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण में
होने जा रही है, जो 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक डे और नाइट होगी। इनमें 49 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 750 से 800 के करीब जो पुरुष और महिलाएं भाग लेगी और पूरी इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। धर्मशालाएं, होटल वगैरह जो सभी बुक किए हुए हैं इनके लिए हमने। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, जो कि दूसरी बार हैंडबॉल प्रतियोगिता यहाँ हो रही है। इसमें हमारे रूपाराम जी जो जैसलमेर के विधायक हैं, यहाँ के विनोद चौधरी जी विधायक, उर्मिला जी जो राज्य मंत्री का जिनका दर्जा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, और महासचिव जो इंडिया के हमारे हैंडबॉल के वो भी शिरकत दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी एक प्रतियोगिता है जिसमें सभी लोग बाहर से हार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है जो कि 5 तारीख तक डे नाइट चलेगी। तो इसके लिए मैं सभी को गुजारिश करता हूँ कि इसमें आएँ और भागीदार हों। ये 45वीं सीनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन व्यापार मंडल शिक्षा समिति में किया जा रहा है। इसके आयोजक जिला हैंडबॉल संघ और व्यापार मंडल शिक्षा समिति है और ये दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट यहाँ करवाया जा रहा है और इसमें तकरीबन 49 टीमों की अभी तक एंट्री आ सकती है और भी आ चुकी है और भी संभावना है जो कि 60 टीमों के लगभग हो सकती है। और इसके लिए शहर में, पूरे शहर में धर्मशालाओं की रुकने की व्यवस्था, होटलों में जो बड़े पदाधिकारी, उनके सेक्रेटरी, कोई खिलाड़ी, महिला और पुरुष दोनों वर्ग के आएंगे, उनकी व्यवस्था की गई है। और खाने की व्यवस्था यहाँ कैंपस में ही रखी गई है बच्चों के लिए। तीनों ग्राउंड जो व्यापार मंडल शिक्षा समिति में ही चलेंगे, वो डे और नाइट ये मैच चलेंगे और इसमें 10 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आने की, पहुँचने की संभावना है, जो कि हमें सूचना है जयपुर से। इसमें जो राष्ट्रीय लेवल के सचिव हैं हैंडबॉल संघ के, डॉक्टर तेजराज सिंह जी और रूपाराम जी चौधरी जो जैसलमेर से हैं, हरीश जी जो राजस्थान इसके अध्यक्ष हैं हैंडबॉल के, और यश प्रताप सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं, और भी इस हैंडबॉल संघ से जुड़े हुए सभी जिलों से पदाधिकारी, सेक्रेटरी, अध्यक्ष और रेफरीगण यहाँ पहुँचेंगे और व्यवस्था बनाने में पूरा हमारी संस्थाओं की तरफ से, हनुमानगढ़ हैंडबॉल संघ की तरफ से और व्यापार मंडल शिक्षा समिति की तरफ से पूरा उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल का टूर्नामेंट है। इसमें कम से कम 800 साढ़े 800 बच्चे आएंगे और उनके साथ अभिभावक उनके, और ये मैच को चलाने वाले रेफरी और सेक्रेटरीज वगैरह आएंगे। तो उनकी व्यवस्था जी जान से की गई है। सभी स्पोर्ट्स में 2% कोटे में कंपटीशन भी है और डायरेक्ट अगर नेशनल में मेडल आ जाते हैं, नौकरियां भी है राज्य सरकार की तरफ से। और राज्य सरकार की तरफ से इसमें जो विनर टीम रहेगी, नंबर 1 प्रथम आएगी, उसको 1 लाख रुपए, सेकंड को 50,000 और तीसरी को 25,000। इस आयोजन में मुख्य अतिथि श्री विनोद जी चौधरी, इसमें समापन में कलेक्टर साहब और एसपी साहब को समापन करेंगे इस आयोजन का। प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण करवाने की मांग को लेकर जलदायी विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ पदाधिकारी ने बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबद्ध प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई थी। बैठक में 30 अगस्त को राजस्थान के सभी जिलों से 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने 16 जुलाई 2018 को कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन जारी कर वर्ग 4 से नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश में शेष रहे पदों का नाम सम्मिलित करते हुए संविधिकरण के पद स्वीकृत करने, मीटर रीडर, मीटर निरीक्षक एवं रेवेन्यू सुपरवाइजर की वेतन विसंगतियों को दूर कर श्री खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा करने, विभाग में 8वीं पास बेलदारों को नियुक्ति दिनांक से सहायक के पद पर प्रमोट करने, फोरमैन द्वितीय का वेतनमान 5,000 से 8,000 करने, प्रदेश में शेष रहे जिलों में तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी की कार्रवाई संपन्न करवाने आदि की मांग की। मांग पत्र में कहा गया है कि मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक का
दिन सुनिश्चित कर समस्याओं का निस्तारण शीघ्र करवाया जाए, ताकि राजस्थान में जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश का कर्मचारी श्रमिक हमेशा तैयार रहे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो महासंघ को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हाँ जी, आज हम 30/8/2022 को जिला कलेक्टर के नाम राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं और 22/8 को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया था सर्वसम्मति से कि 30/8 को हम ज्ञापन देंगे पूरे राजस्थान के कर्मचारी, राजस्थान राज्य कर्मचारी। डिमांड 11 सूत्री मांगे जी हमारी। एक तो प्रमोशन के लिए 30 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ किसी का भी। बार संघ घड़साना के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ द्वारा आत्महत्या करने के जिम्मेदार दोषियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार संघ घड़साना के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ की ओर से आत्महत्या करने के जिम्मेदार दोषियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर बार संघ हनुमानगढ़ ने अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार संघ अध्यक्ष लेगा ने आरोप लगाया कि बार संघ घड़साना के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ ने सोमवार को घड़साना पुलिस कार्मिकों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पुलिस कर्मचारियों की अमानवीय कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने कहा कि विजय सिंह झोरड़ ने घड़साना क्षेत्र में नशे के विरुद्ध मुहिम चला रखी थी। इसी से शुभ होकर रंजिश वंश घड़साना पुलिस थाना के कर्मचारियों की ओर से विजय सिंह के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। वह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बाद में अमानवीय तरीके से विजय सिंह पर दर्ज मुकदमों में राजीनामा करने का दबाव बनाया गया। इससे परेशान वह शुभ होकर विजय सिंह को अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस प्रशासन की इस बर्बरता व अमानवीय कृत्यों की बार संघ हनुमानगढ़ कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने घड़साना पुलिस थाना में दर्ज FIR संख्या 148/2022, 157/2022, 317/2022 की जांच SOG अथवा श्री गंगानगर के SP सत्र के अधिकारी से करवाए जाने की मांग की। साथ ही मृतक विजय सिंह के परिवारजनों को आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी न हो। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत, सुमित अरोड़ा, राजकुमार, शालू रानी, प्रदुमन परमार, कुलदीप ओलक, वतनदीप सिंह, दीपक मनोज, हरजिंदर सिंह, कानाराम वर्मा, ममता प्रजापत, भागवंती बाबरा, गणेश गिलोत्रा, हनीश ग्रोवर, लखा सिंह, शिवराज सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। घड़साना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ द्वारा पुलिस के अमानवीय कृत्यों से दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे सारा वकील समुदाय बहुत ही दुखी व गुस्से में रोष व्याप्त है सभी में। पुलिस द्वारा स्वर्गीय विजय सिंह झोरड़ के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे 307 इत्यादि के बनाए गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो नशे के विरुद्ध घड़साना क्षेत्र के अंदर नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे और लोगों को नशा से दूर रहने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, जिससे पुलिस वाले हैं उनके दुश्मन बन गए। क्योंकि क्षेत्र में ज़्यादातर जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो नशा कारोबार में संलिप्त रहते हैं। अगर वो संलिप्त ना रहे तो क्षेत्र में नशा का कारोबार हो ही नहीं सकता। उनकी एक मोटी कमाई पर आघात होने लगा, जिस पर उन्होंने स्वर्गीय विजय सिंह झोरड़ जो थे उनको निशाना बनाया, उनको बेवजह थाने में रखकर पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। स्वर्गीय विजय सिंह झोरड़ ने पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करवाए और पुलिस वालों ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए। अब जब पुलिस वालों पर गाज गिरने लगी तो पुलिस वाले अब भी उनको परेशान करने लगे कि जो उनके द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनमें वो राजीनामा करें। वो इतने परेशान हो गए व्यवस्थाओं से कि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। आज हनुमानगढ़ बार संघ के समस्त अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इसलिए बार संघ द्वारा आज समस्त न्यायालयों में पेन डाउन हड़ताल रखी गई, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को जरिए जिला कलेक्टर महोदय के एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें हमने मांग की कि जो दोषी अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, उन्हें दंडित किया जावे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके साथ साथ हमने जो हमारे वकील विजय सिंह झोरड़ साहब है उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जावे व उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जावे।
ये हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है। जंक्शन में संगरिया रोड पर मंगलवार दोपहर को एक ही दिशा में जा रहे 3 टेम्पो आपस में भिड़ जाने से हड़कंप मच गया। दुर्घटना में एक टेम्पो पलट गया और उसमें सवार स्कूली बच्चे मामूली चोटों से ग्रस्त हो गए। जंक्शन में संगरिया रोड पर मंगलवार दोपहर को आगे जा रहे टेम्पो के चालक की ओर से अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा टेम्पो उसमें जा भिड़ा। इसी दौरान पीछे आ रहा तीसरा टेम्पो भी आगे चल रहे टेम्पो में भिड़ गया। इस टक्कर में एक टेम्पो पलट गया और उसमें सवार स्कूली बच्चों के मामूली चोटें आईं। एक बारगी हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन बच्चों के मामूली चोटें होने के कारण सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को एक टेम्पो का चालक अपने वाहन में सवारियां भरकर चूना पाटक की तरफ जा रहा था। जब टेम्पो चालक संगरिया रोड पर चक ज्वाला सिंह की तरफ जाने वाले तिराहे पर पहुंचा तो अचानक पीछे से किसी यात्री ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही चालक ने अचानक टेम्पो के ब्रेक लगा दिए। तभी इनके पीछे आ रहा स्कूली छात्राओं से भरा एक अन्य टेम्पो इसमें जा भिड़ा। इसके पीछे आ रहा तीसरा टेम्पो आने वाले टेम्पो में भी टकरा गया। टक्कर लगते ही बीच वाला टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार स्कूली छात्राएं नीचे दब गयी। आसपास के दुकानदार भागकर मौके पर आए तथा टेम्पो को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रहा कि टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन छात्राओं के मामूली चोटें आई थी। तब तक सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से ASI मूसे खान भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर छात्राओं को घर भिजवा दिया। ये आहूजा मोटर संगरिया रोड की जगह है जी। मैं मौके पे यहाँ पे खड़ा था तो एक ज्ञानी था टेम्पो वाला, उसने यहाँ कोई किसी सवारी ने आवाज़ लगाई और यहाँ पे उसने एकदम से ब्रेक मारी। पीछे सवारी बच्चों की सवारी वाला टेम्पो था, वो उसकी ब्रेक लगी नहीं, वो पीछे उसके अंदर जाके भिड़ा और पीछे से एक टेम्पो आ रहा था वो उसके अंदर जाके भिड़ा। तो बीच वाला टेम्पो था जो यहाँ पे पलट गया। सब बच्चे थे जो उसके नीचे आ गए। फिर हमने फटाफट मौके पे इकट्ठे हो गए, बच्चों को बाहर निकाला, टेम्पो खड़ा किया, पानी वगैरह पिलाया। नहीं, जो आगे टेम्पो ज्ञानी था उसने एकदम से किसी सवारी ने यहाँ से आवाज़ मारी और उसने एकदम से ब्रेक लगाई साइड में करके, तो पीछे वाले की ब्रेक लगी नहीं और उसके ऊपर चढ़ गया वो सीधा। स्पीड तो इनकी रोज ऐसी ही होती है जी। एक तो इतने बच्चे भर लेते हैं, फुल लिमिट के बच्चे हो, टेम्पो के अंदर स्पीड स्लो रहे तो आराम से चलो बंदा चला जाता है। फुल बच्चे भर लेते हैं, कंट्रोल होता नहीं है, ब्रेक इनकी वैसे नहीं लगती है। खाना सूचना मिली कि टी पॉइंट के बाद एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं दफ्तर के वहाँ एक्सीडेंट स्थान पर पहुँचा। बच्चियाँ जो दो टेम्पो बच्चियाँ बैठी हुई थी, सवारी को लेकर टेम्पो वाले ने आगे वाले ने ब्रेक मारा, वो पीछे ब्रेक मारा, जो एक टेम्पो पलट गया था। बच्चियों को मामूली की चोटें आई थी। रास्ता जाम हो गया था, टेम्पो को साइड में लगाकर रास्ता चालू कराया गया और बच्चियों की थोड़ी मामूली सी चोटें आई, जिनको मरम पट्टी कर बच्चियों का रवाना किया। ये कुछ सवारी को लेके आगे ब्रेक लगा, पीछे से ब्रेक लगते गए। अभी तक तो आगे देखो कार भी चल रही है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में अबोहर रोड पर स्थित श्री गौशाला समिति में चल रहे नमन परायण पाठ का समापन कल होगा। 1 सितंबर को हवन यज्ञ किया जाएगा।
जंक्शन में अबोर उपस्थित श्री गौशाला सेवा समिति द्वारा श्री 1008 श्री महादेव जी महाराज की कृपा व श्री परमानंद जी के मार्गदर्शन में नमन पारायण पाठ जारी है। इस संदर्भ में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गौशाला समिति के अध्यक्ष इंद्र कुमारी हिसारिया ने बताया कि नमन पारायण पाठ 23/8/2000 से शुरू होकर 31/8/2022 तक यानी कल बुधवार तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नमन पारायण पाठ में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाया। उन्होंने जानकारी दी कि नमन पारायण पाठ का समापन 31/8/2022 बुधवार दोपहर को होगा। इसके बाद 1 सितंबर को ऋषि पंचमी पर्व के मौके पर प्रातः 6:15 बजे से यज्ञ की पूर्ण आहुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रातः 10:30 से दोपहर 2 बजे तक प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस दौरान नमन पारायण पाठ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं का धोती पहनकर आना अनिवार्य होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री गौशाला सेवा समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उसमें ही बोला था कि हम लोग पहले से ही लगे, अगर हमें कोई टेलीफोन करता है तो हमारा स्टाफ का नंबर लेना हमें कभी जगह मिली नहीं गई। फिर भी हमने 1-2 जगह का प्रयास भी किया था कि फिर भी हमने 60-70 रखा था। उसके अंदर हम ला अब इसके बीच में हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आ गया, हम हर साल जैसे गौशाला में रामायण पाठ करते हैं। यहाँ महादेव जी महाराज जो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने अपना शरीर जो है 5 से 7 साल मेरे साथ, लेकिन उनके आशीर्वाद से यहाँ अपने अभी तक तो हर साल हम रामायण बुलाते हैं। अपने लास्ट में काफ़ी अच्छे भजन से उठे और उनके कारण जो है यहाँ आने का अच्छा हमारे यहाँ गौशाला में हर साल 13 साल के जो प्रोग्राम रामायण का चल रहा था वो कंटिन्यू चल रहा है। शुरू में हमारे 252 पाठ थे, आज हमारे 702 पाठ चल रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है गीता के पाठ, रामायण पाठ, पहली बार हमने गौशाला में नमन पारायण का पाठ भी शुरू करा है। हमारी इच्छा भी हर साल ये पाठ होते हैं और होंगे। इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है 1 तारीख को सवेरे 6:15 बजे का हमारा प्रोग्राम है कि हवन पे हम बैठेंगे। हवन के लिए एक विशेष तौर की बात है कि अपने धोती पहन के, तो ये शास्त्र का नियम है, तो हम सोचते हैं शास्त्र के दूर नहीं जाए। तो लिम्पिक बीमारी के लिए भी हमने ये एक यहाँ हवन वगैरह करने का है कि जिससे कोई बीमारी कटे पहले करते रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ बचत है और हमारे गौशाला खूब बचत की है। उस दिन 6:15 बजे यज्ञ होने के बाद ब्राह्मण भोजन, 9:15 बजे पूर्णाहुति और उसके बाद पूर्णाहुति के बाद जो है ब्राह्मण भोजन और 10:30 बजे के करीबन हमारे यहाँ प्रसाद का है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के आए और गौ माता की यहाँ आकर के भजन भी होंगे, उसके भी आप देखेंगे। और आपसे निवेदन हाथ जोड़ के सभी लोग यहाँ पधारें, ये हमारी हाथ जोड़। भारतीय किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बस डिपो आगार में चल रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से आगार डिपो में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने तथा मुख्य प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध दिव्यांग कार्ड योजना की फर्जी तरीके से स्वैप कर दुरुपयोग किए जाने का मामला समाचार पत्रों में छाया रहा। इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा जाँच कमेटी गठित कर प्रकरण की जाँच का 7 दिवस में निस्तारण करने का आदेश दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक कमेटी द्वारा जाँच को कहाँ तक ले जाया गया इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्रशासन जांच कर रहा है, वहीं रोडवेज डिपो में भ्रष्ट गतिविधियां अपने परवान पर हैं। दिनांक 26/8/2022 को भी मीडिया में इसी महकमे को लेकर 40,000 रूपए की रिश्वत लेते एक कंडक्टर को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दबोचा गया था। पकड़े गए उक्त कंडक्टर ने अन्य कई अधिकारियों के शामिल होने का नाम लिया था। इन दोनों मामलों को लेकर अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की जाँच की जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगा। हाँ जी, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कोई ना हुई तो भारतीय किसान यूनियन मजदूरों द्वारा ਅਸੀਂ उग्र आंदोलन कराएंगे। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं। जो अपने रोडवेज डिपो में
जो विकलांगों के कार्ड स्वाइप किए गए थे उसके वो मामला काफ़ी समय से न्यूज़ में भी आ रहा था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले भी हम ज्ञापन दे गए थे, विकलांग भाइयों ने भी ज्ञापन दिए थे, तो वो पूरे विकलांग भाई हमारे पास आए थे और हमारी भारतीय किसान यूनियन से उन्होंने मदद मांगी थी। तो उसी कारण हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब मौके पे नहीं मिले तो तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है भी इस जो भी उसमें दोषी पाया जा रहा है, जो कार्ड स्वाइप हुए हैं, जो एक रिश्वत का मामला है, जो भी भ्रष्टाचार है हनुमानगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी भारतीय किसान यूनियन हमेशा खड़ी है और इस मामले के लिए हमने ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दिया, अगर इस पर कोई भी सुनवाई होकर कोई दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव का जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव का 638वां जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में हिस्सा लेकर बाबा रामदेव से अपने खुशहाल जीवन के लिए मनौतियां मांगी। श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा रामदेव के जन्म महोत्सव कार्यक्रम में जिला मुख्यालय तथा आसपास से सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर दीपोत्सव कर दीपावली सा माहौल बना दिया। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव सेवा समिति जन्मोत्सव कार्यक्रम को मनाने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियों में लगी हुई थी। इसी के परिणाम स्वरूप आज सैकड़ों दीपक जलाकर मंदिर में रोशनी की गई। दीपोत्सव के बाद मंगला आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज है बाबा की जन्मोत्सव है, ये 638वां जन्मोत्सव है जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 11 रात दीपों से दीपोत्सव किया गया। ध्वजा पूजा हुई, शाम को मुख्य विशेष आकर्षण था, आतिशबाजी थी। सुबह से ही लेके भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंगला आरती के साथ भोग आरती हुई और महिला कीर्तन मंडल द्वारा यहाँ भजनों की प्रस्तुति की गई और केक काटा गया। उसके बाद शाम को 7:15 बजे बाबा की मुख्य आरती हुई। सभी आसपास के गांवों से, शहरों से लोगों ने यहाँ आके मन्नतें मांगी है और आज से भादवा मेले की शुरुआत होगी है, जो कि 10वीं तक चलेगा। मंदिर में 4 तारीख को आने वाली उसको जागरण है और 5 तारीख को मुख्य मेला 10वीं का भरा जाएगा। इसी के साथ मेले का समापन। ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमानगढ़ धाम है, बीकानेर जोन का सबसे भव्य मंदिर है, तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।